अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा 8th लेक्चर है और वीक 8 है। कोर्स हमारा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। दिस इज़ द लास्ट वीक बिफोर द मिड टर्म। सो इसमें से हम थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं कि हमने अब तक कोर्स में से क्या क्या स्टडी आउट की है और उसकी जो ओवरव्यू है वो थोड़ी सी इस लेक्चर में से उसको कवर कर लेते हैं। अगर हम फर्स्ट ले लें स्टार्ट अपने वीक फर्स्ट से। हमने वीक फर्स्ट में से जो टॉपिक स्टडी आउट की थी वो हमने व्हाट इज़ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ये टॉपिक स्टडी आउट की थी। बेसिकली हमारे पास जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होती है इट डील विद द स्टडी ऑफ पावर कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म बाय यूजिंग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। एक्चुअली हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू एक पावर को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये कन्वर्जन होगी हमारे पास सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के थ्रू। इस टाइप ऑफ कन्वर्जन को हम कहते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। Later on we have studied what is the difference between the electronics, power electronics and electrical. वो भी हमने स्टडी आउट की थी। इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वी आर कंसर्न अबाउट द कंट्रोल फंक्शन, बिकॉज ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होती है, इम्पोर्टेंट इनपुट होती है किसी भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में से। बिकॉज विदाउट द कंट्रोल फंक्शन हमारा जो आउटपुट होता है वो हमारे पास जो डिज़ायर्ड आउटपुट होता है वो हमें अचीव नहीं होता। बिकॉज हमारे पास जो इनपुट होती है वो एक फॉर्म में होती है, लेकिन जो आउटपुट होती है वो हमारे पास चेंज होती रहती है, डिपेंड करती है हमारी लोड के रिक्वायरमेंट पर। कंट्रोल के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने आउटपुट को कंट्रोल करते हैं। अपनी लोड के रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए हम उस कंट्रोल फंक्शन को जो है इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास टू टाइप्स ऑफ पावर्स अवेलेबल है, वन इज़ AC, द अदर इज़ DC। हमारे पास इसकी जो कन्वर्जन होगी हम इसको AC में कन्वर्ट कर सकते हैं या DC में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ कन्वर्जन पॉसिबल है। एक को हम कहते हैं AC टू AC कन्वर्टर, जिसको हम नॉर्मली साइक्लिक कन्वर्टर भी कहते हैं। AC टू DC कन्वर्जन, जिसको हम रेक्टिफायर्स भी कहते हैं। और DC टू AC कन्वर्जन, जिसको हम इन्वर्टर भी कहते हैं। और DC टू DC कन्वर्जन, जिसको हम कन्वर्टर्स या चॉपर्स भी कहते हैं। ये हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ पॉसिबल पावर कन्वर्जन होती है जो हमारे पास हो सकती है। हिस्ट्री की फिर हमने बात की कि हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट में हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो गई। हमारे पास जो फर्स्ट सेमीकंडक्टर डिवाइस स्टार्ट हो गए थे वो हमारे पास डायोड से फॉर्म हो गए थे। फिर वो हमारे पास अनकंट्रोल डिवाइसेस थे। फिर हमारे पास था रिस्टर, IBJTs और ट्राइएक्स और ये तमाम चीज़ें, मॉसफेट्स वगैरह, ये हमारे पास लेटर ऑन इंट्रोड्यूस हो गई, जिससे हमारे पास जो पावर कन्वर्जन थी वो हमारे पास और भी एफिशिएंट हो गई। फिर हमारे पास एप्लीकेशन थे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर हम देख ले तो डेली लाइफ में किसी भी चीज़ को उठा ले, फ्रॉम होम टू अप टू द एरोस्पेसेस, हर जगह पर हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की इस्तेमाल होती है। हमारे पास वो मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, हमारे पास वो हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स हो, हमारे पास वो एयरक्राफ्ट्स हो गए या स्पेस शटल्स वगैरह हो गए, या हमारे पास सबमरीन्स हो गए, हर जगह पर हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की है वो एप्लीकेशन है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार्स आजकल आ गई है, वहाँ पर हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की एप्लीकेशंस जो है वो इस्तेमाल होती हैं। लाइफ में हर जगह पर हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो इस्तेमाल होती है। अगर इसको हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लें, जिस तरह इंसान की जिस्म होती है, उसमें से जो मसल्स का रोल है वही रोल है आजकल की दुनिया में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। विदाउट द मसल जो है वो बॉडी मूव नहीं कर सकती, वो स्टैंड होगी लेकिन वो मूव नहीं कर सकती। विदाउट द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी जो आजकल की दुनिया है वो मूव नहीं कर सकती। हर जगह पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और इसको हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स हाई एफिशिएंसी एंड हाई पावर डेंसिटी। अगर हम और चीज़ों को ले लें, अगर हम पावर कन्वर्जन को ले लें विदाउट द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, तो हमारे पास उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो हमारे पास बहुत कम होती है। बट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोवाइड्स अस एफिशिएंसी अप टू 90+%। इससे हमारे पास 90% से अबव एफिशिएंसी हमें जो है वो मिलती है। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो पावर डेंसिटी है, जो वॉल्यूम ऑफ द कन्वर्टर होती है, वो हमारे पास रिड्यूस हो जाती है। हम इसको इसलिए हर जगह पर इस्तेमाल करते हैं। वीक 2 में से हमने पावर डायोड्स की बात की। नॉर्मली हमारे पास पावर डायोड होते हैं जिसको हम पावर एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये डायोड जो होते हैं ये थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट को विथस्टैंड कर सकते हैं और 100 ऑफ एम्पियर करंट जो है वो इससे गुजर सकती है। नॉर्मली हमारे पास जो पावर डायोड्स होते हैं
वो उसके हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं। कुछ हमारे पास जो है जनरल पर्पस डायोड्स होते हैं, हमारे पास फास्ट रिकवरी डायोड है, और हमारे पास अल्ट्रा फास्ट रिकवरी डायोड है। नॉर्मली डायोड की कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम देख लें तो हम इसको फॉर द स्विचिंग पर्पस इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्विच हमारे पास इस तरह होने चाहिए कि वो हमारे पास क्विकली ऑन ऑफ हो जाए। सो मीन कि हमारे पास जब वो कंडक्शन स्टेट में हो तो हमारे पास वो कंडक्ट करे, जब उसको हम ऑफ़ करें तो वो ऑन एट द इंस्टेंट वो हमारे पास ऑफ हो जाए। सो हमारे पास जो पावर डायोड होती है, अगर वो कंडक्शन स्टेट में ऐसी जाती है, हमारे पास कैरियर्स कंबाइन होती है ऑन द डिप्लीशन लेयर, उसकी वजह से हमारे पास करंट फ्लो करती है। सो जब हम उसको रिवर्स बायस करते हैं तो हमारे पास वो कैरियर्स क्विकली रिमूव भी होने चाहिए, ताकि हमारे पास जो फ्लो ऑफ द करंट है वो हमारे पास स्टॉप हो जाए। सो उसकी बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन हमारे पास क्या है, हम डायोड्स को इस्तेमाल करते हैं। जो अल्ट्रा फास्ट स्विचिंग डायोड है, इसको हम नॉर्मली जो 100K हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी से अबव फ्रिक्वेंसीज होती है, हम उसको नॉर्मली इन फ्रिक्वेंसीज पर, इन हाई फ्रिक्वेंसीज पर उसको इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास जो पावर डायोड्स होती है उसकी वर्किंग हमारे पास इस तरह होती है कि फॉरवर्ड बायस, जब हम उसको फॉरवर्ड बायस करते हैं तो ये हमारे पास कंडक्शन करती है, और जब ये हमारे पास रिवर्स बायस होती है तो ये हमारे पास क्या करती है, वोल्टेज को ब्लॉक करती है। सो नॉर्मली हमारे पास इसकी जो आउटपुट होती है वो जस्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल्स होते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल को ये ब्लॉक करती है, और इनको हम उन एप्लीकेशन में इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हम पावर कन्वर्जन करते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म। मीन्स कि अगर हम अपने आउटपुट ऑफ द डायोड को देख ले तो वो हमारे पास यूनिडायरेक्शन होती है, या तो आपके या वो हमारे पास पूरी पॉजिटिव होगी या वो हमारे पास पूरी नेगेटिव होगी। सो मीन कि अगर हम अपने पावर को डीसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बिकॉज डीसी आल्सो यूनिडायरेक्शनल, तो वहाँ पर जाके हमारे पास हम इन पावर डायोड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेटर ऑन पर हमने थायरिस्टर स्टडी की। थायरिस्टर हमारे पास 4 लेयर डिवाइस है विद 3 टर्मिनल, और 3 टर्मिनल इसमें से जो है वो हमारे पास एनोड, कैथोड और गेट होती है। डायोड हमारे पास जो थी वो हमारे पास अनकंट्रोल डिवाइस थी, हम अपने आउटपुट को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट इन द थायरिस्टर हम अपने आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं फ्रॉम द गेट पल्स। थायरिस्टर की हमारे पास ये भी कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर हम उसको गेट पल्स के थ्रू एक मरतबा ऑन कर ले और फिर उससे हम जो है वो पल्स रिमूव कर ले, फायरिंग पल्स गेट से, तो थायरिस्टर हमारे पास स्टिल ऑन स्टेट में से होती है। थायरिस्टर को ऑन करने के लिए हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो एक लेवल तक पहुंचनी चाहिए, और इस लेवल को हम कहते हैं लैचिंग करंट। जब तक वो लैचिंग करंट तक उसकी वैल्यू नहीं पहुंचेगी, थायरिस्टर हमारे पास ऑन स्टेट में से नहीं जाएगा। और अगर हम थायरिस्टर को ऑफ़ करना चाहते हैं तो जब भी हमारे पास करंट की वैल्यू एक ख़ास लिमिट से कम नहीं होगी तो वो हमारे पास ऑफ़ नहीं होगी, और उस लेवल को हम कहते हैं होल्डिंग करंट। सो बिलो द होल्डिंग करंट थायरिस्टर हमारे पास ऑफ स्टेट में से चली जाती है, एंड अबव द लैचिंग करंट वैल्यू थायरिस्टर हमारे पास ऑन स्टेट में से रहती है। सो ये हमारे पास थायरिस्टर थे। थायरिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम देख लें, सो थायरिस्टर भी हमारे पास कंट्रोल डिवाइस है, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। एक साइड पर कंडक्शन करती है, पॉजिटिव साइकिल को एलाव करती है, नेगेटिव को ब्लॉक करती है। सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी हमारे पास, हम इसको उन एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें से हमने जो है यूनिडायरेक्शनल साइकिल को कंट्रोल करना होता है। सो ऐसी एप्लीकेशन में हम थायरिस्टर को कंट्रोल करते हैं। लेटर ऑन हमने फिर गेटिंग रिक्वायरमेंट स्टडी आउट की, बिकॉज थायरिस्टर में हमारे पास तमाम कंट्रोलिंग हमारे पास गेट से होती है। सो हमारे पास गेट की कुछ लिमिटेशन है कि हम अगर उन लिमिटेशन को वायलेट करेंगे तो हमारे पास जो गेट है वो डैमेज होगा। बिकॉज थायरिस्टर के एनोड कैथोड को हम 100 ऑफ वोल्ट्स या 1000 ऑफ वोल्ट्स दे सकते हैं, लेकिन हम गेट वो हमारे पास सेंसिटिव है, उसको हम हाई वोल्टेज नहीं दे सकते। हमारे पास जो नॉर्मली गेट की वोल्टेज होती है वो 10 to 12 वोल्ट्स होती है, या 1 to 2 एम्पियर करंट उसकी होती है। इससे अबव अगर हम गेट पर वोल्टेज या करंट देंगे तो वो हमारे पास डैमेज होगा। सो थायरिस्टर के जो गेट है उसको अगर हम सेफली ऑपरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक रीजन है जिसको हम सर्टन रीजन ऑफ फायरिंग एंगल कहते हैं, जिसमें से हम ना वोल्टेज को एक्सीड कर लें, ना करंट को एक्सीड कर लें, ना पावर ऑफ द गेट को एक्सीड कर लें, ना टेम्परेचर को एक्सीड कर लें, ना रेजिस्टेंस ऑफ द गेट को हम एक्सीड कर लें। सो उस रीजन में अगर हम थायरिस्टर को ऑपरेट करेंगे तो वो हमारे पास सेफली जो है वो हमारे पास सेफली ऑपरेट होगा, और अगर उसकी बजाय हम उस लिमिट्स को वायलेट करेंगे तो वो हमारे पास उसकी जो गेट है वो हमारे पास डैमेज हो जाएगी। सो ये हमारे पास गेटिंग रिक्वायरमेंट थी। इन द थर्ड वीक हमने फिर फायरिंग सर्किट्स पढ़ ली कि हमारे पास फायरिंग सर्किट्स हमारे पास क्या होती है। सो अगर हम देख ले थायरिस्टर को
ऑन करने के लिए हमें फायरिंग पल्स चाहिए। सो वो फायरिंग पल्स हमारे पास कहाँ से आती है? वो हमारे पास कुछ सर्किट्स होती है जिसके थ्रू हम उसको क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। सो नॉर्मली हमने 3 टाइप्स ऑफ फायरिंग सर्किट्स पढ़ ली। एक में हमारे पास डायोड लगा था, दूसरे हमारे पास ट्रांजिस्टर्स लगे थे, और थर्ड वन सर्किट में हमारे पास यूजेटी लगी थी। सो फायरिंग सर्किट, जो भी फायरिंग सर्किट होगा उसमें एटलीस्ट हमारे पास 5 पॉइंट्स थे जो हमारे पास उसमें से होनी चाहिए। वन वाज कि हमारे पास वो फायरिंग पल्स प्रोवाइड कर ले, द अदर वाज कि हमारे पास वेरिएबल डिले प्रोवाइड कर ले, द थर्ड पॉइंट वाज सक्सेशन ऑफ पल्सेस, फोर्थ वाज आइसोलेशन, ट्रांसफार्मर आइसोलेशन, एंड द फिफ्थ वाज नो नेगेटिव गेट पल्स। सो जो भी ये पॉइंट जिस फायरिंग सर्किट में से भी होंगी वो हमारी जो थायरिस्टर की रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करेगी। सो इसके लिए हमने डिफरेंट फायरिंग सर्किट्स पढ़ ली और उनको फिर हमने कंपेयर कर लिया कि किस में से कौन से पॉइंट्स मौजूद हैं। सो फिर हमने फायरिंग पल्स पढ़ ली कि हमारे पास जो टिपिकल फायरिंग पल्स थी वो हमारे पास किस शेप में से होती है। नॉर्मली हमारे पास उसकी कुछ राइज टाइम होती है, कुछ फॉल टाइम होती है, और कुछ पल्स विड्थ होती है। और जो पल्स विड्थ ऑफ दी पल्स होती है वो एटलीस्ट हमारे पास इतनी होनी चाहिए कि हमारे पास जो थायरिस्टर है वो लैचिंग करंट तक पहुंच जाए। अगर हमारे पास पल्सेस है लेकिन उसकी विड्थ कम है और वो थायरिस्टर को ऑन नहीं करवा सकती तो उस पल्स का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। नॉर्मली हमारे पास पल्स विड्थ की ड्यूरेशन डिपेंड करती है हमारी एप्लीकेशन में, कहाँ पर हमें 10 माइक्रो सेकंड की रिक्वायरमेंट होगी, कहाँ पर हमें 100 माइक्रो सेकंड की रिक्वायरमेंट होगी। सो बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन हमारे पास जो पल्स विड्थ है वो चेंज हो सकती है, लेकिन उसकी लेंथ या विड्थ इतनी होनी चाहिए कि हमारे पास जो थायरिस्टर है वो लैचिंग करंट तक पहुँच जाए। फिर हमारे पास डिफरेंट फायरिंग सर्किट्स रिक्वायरमेंट थी कि किसी फायर सर्किट में हमारे पास कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। सो द रिक्वायरमेंट्स वाज के वो फायरिंग पल्स हमें प्रोवाइड कर ले, और प्लस उसमें से हमारे पास डिले हो कि जब भी हम अगर पल्स लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं सो हमारे पास उसमें से कुछ ऐसे वेरिएबल फैक्टर हो जिसकी चेंज करने से हमारे पास जो पल्स लोकेशन है वो हमारे पास चेंज हो जाए। इन सम एप्लीकेशन हमें कंटिन्यूस पल्सेस चाहिए होती है, लाइक इन इन्वर्टर। सो वहाँ पर हमें वो फायरिंग सर्किट कंटिन्यूस पल्सेस प्रोवाइड कर ले। कहाँ पर हमारे पास 2 थायरिस्टर कनेक्टेड होते हैं, दोनों के दरमियान हमें आइसोलेशन चाहिए। सो दोनों को आइसोलेट करने के लिए हमें फिर ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है। और लास्ट में हमें जो है नेगेटिव गेट करंट नहीं चाहिए, बिकॉज उससे हमारे पास एक्सेसिव लॉसेस प्रोड्यूस होते हैं एट द थायरिस्टर गेट। सो उसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म होने चाहिए कि हमारे पास वो जस्ट पॉजिटिव फायरिंग पल्सेस प्रोड्यूस कर ले और नेगेटिव को वो ब्लॉक कर ले। इन द फोर्थ वीक हमने स्टडी आउट किया GTO गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। अगर हम सिर्फ थायरिस्टर की बात करें तो हम थायरिस्टर को ऑन कर सकते हैं थ्रू द फायरिंग पल्स, लेकिन हम फिर उसको ऑफ नहीं कर सकते। ऑफ करने के लिए हमें एनोड करंट को बिलो द होल्डिंग करंट वैल्यू लाना होगा, तब जाके हमारे पास जो थायरिस्टर है वो हमारे पास ऑफ हो जाती है। सो अगर हम GTO को देखें तो GTO हमारे पास एक ऐसी थायरिस्टर की फैमिली में से है जिसको हम गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर भी कहते हैं। इसका हमारे पास प्लस पॉइंट ये है कि हम इसको पॉजिटिव गेट पल्स के थ्रू ऑन कर सकते हैं और नेगेटिव गेट पल्स के थ्रू हम जो है उसको ऑफ़ कर सकते हैं। सो इसके लिए हमें ऐसी फायरिंग सर्किट की रिक्वायरमेंट है जो जब हम इसको ऑन करना चाहते हैं तो वो हमें उस टाइम पॉजिटिव पल्स प्रोवाइड कर ले, और जिस टाइम हम इसको जिस टाइम हम इसको ऑफ़ करना चाहते हैं तो उस टाइम हमें ये हाई नेगेटिव गेट करंट प्रोवाइड कर ले, जिसकी वजह से हमारे पास जो GTO होगा वो हमारे पास ऑफ हो जाएगी। सो इसमें हमारे पास यही प्लस पॉइंट है कि इसको हम ऑन भी कर सकते हैं थ्रू द फायरिंग पल्स गेट पल्स, और हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं थ्रू द गेट पल्स। अब हमारे पास जो थायरिस्टर के लिए हम जो टिपिकल फायरिंग सर्किट इस्तेमाल कर सकते थे वो हम GTO के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज कि हमारे पास वो जस्ट पॉजिटिव पल्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन GTO के लिए हमें एक सेपरेट फायरिंग सर्किट चाहिए जो हमारे पास पॉजिटिव पल्स भी प्रोवाइड कर ले और नेगेटिव गेट पल्स भी प्रोवाइड कर ले। सो इसमें से हमने एक फायरिंग सर्किट पढ़ी जिसमें हमारे पास 2 ट्रांजिस्टर लगे थे और विद रेजिस्टर एंड 0 डायोड। सो जब हम उसको ऑन करते थे तो फायरिंग पॉजिटिव पल्स आती थी, लेकिन जब दूसरा ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता था तो हमारे पास हाई नेगेटिव गेट करंट फ्लो करती, जिसकी वजह से हमारे पास जो GTO थी वो हमारे पास ऑफ हो जाती थी। फिर पावर ट्रांजिस्टर था। सो ट्रांजिस्टर हमारे पास नॉर्मली 2 टाइप्स के होते हैं, NPN ट्रांजिस्टर एंड PNP ट्रांजिस्टर। 3 लेयर डिवाइस है विद 3 टर्मिनल
बेस, एमिटर एंड कलेक्टर। हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं फ्रॉम द बेस। सो बेस करंट की चेंज करने से हमारे पास जो कलेक्टर करंट है वो चेंज होती है। अगर हम ट्रांजिस्टर की बेस करंट को ज़ीरो रखें तो हमारे पास कलेक्टर करंट फ्लो नहीं करेगी, और जितना हम बेस करंट को ज़्यादा करते जाएंगे उतना हमारे पास, या बेस वोल्टेज को ज़्यादा करते जाएंगे, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कलेक्टर करंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास ज़्यादा होती जाएगी। सो नॉर्मली हमारे पास जो ट्रांजिस्टर होती है उनको हम 3 रीजन में ऑपरेट करते हैं, एक एक्टिव रीजन, एक सैचुरेशन रीजन, और एक को कट ऑफ रीजन कहते हैं। इन द एक्टिव रीजन हमारे पास जो ट्रांजिस्टर होती है वो हमारे पास एज ए वेरिएबल रजिस्टर की तरह काम करती है। इन द कट ऑफ रीजन एंड इन द सैचुरेशन रीजन हमारे पास वो एज ए स्विच की तरह काम करती है। सो अगर हम इसको एज ए स्विच इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमने ट्रांजिस्टर को इन द सैचुरेशन रीजन एंड इन द कट ऑफ रीजन जो है वो ऑपरेट करना होगा। फिर पावर मॉसफेट था। पावर मॉसफेट हमारे पास इसमें तीन टर्मिनल होते हैं, हमारे पास ड्रेन, सोर्स और गेट होती है। सो इसको हम कंट्रोल करते हैं फ्रॉम द गेट। जितना हमारे पास गेट ज़्यादा को हम जो है वो वोल्टेज देंगे, गेट वोल्टेज ज़्यादा करते जाएंगे, उतना हमारे पास जो करंट की फ़्लो है वो हमारे पास फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। सो हम गेट को पॉजिटिव पल्स भी दे सकते हैं और नेगेटिव गेट पल्स भी दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो मॉसफेट है ये जस्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, मीन कि हमारे पास जब ड्रेन पॉजिटिव हो और सोर्स नेगेटिव हो और गेट पॉजिटिव हो तो तब जाके हम इसकी करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सोर्स को पॉजिटिव रखें और ड्रेन को नेगेटिव रखें, सो इन दैट सिनेरियो हमारे पास जो मॉसफेट की करंट है उसको हम फिर कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी V5 में हमने डायरेक्ट पढ़ी। सो डायरेक्ट हमारे पास 2 डायोड्स एंटी पैरेलल कनेक्टेड होते हैं, और नॉर्मली ये हमारे पास दोनों साइकिल को इलव करती है, पॉजिटिव साइकिल को भी इलव करती है, नेगेटिव साइकिल को भी इलव करती है। और इसको नॉर्मली हम जो है थायरिस्टर के ट्रायक को कंट्रोल करने के, ट्रायक के गेट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रायक है। ट्रायक हमारे पास 2 थायरिस्टर एंटी पैरेलल जब कनेक्ट होते हैं तो उसको हम ट्रायक कहते हैं। नॉर्मली इसमें हमारे पास जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वेवफॉर्म जो है आउटपुट, जो इनपुट के दोनों वेवफॉर्म है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो दोनों हमारे पास आउटपुट पर अपेयर होते हैं। सो जब इसमें हमारे पास 2 थायरिस्टर एंटी पैरेलल कनेक्ट होते हैं तो हमने उन दोनों की जो गेट हैं उनको कॉमन किया होता है, मीन कि हम दोनों को एक ही फायरिंग पल्स देते हैं और दोनों की जो आउटपुट होती है वो हमारे पास सेम जो है उसी लोकेशन पे या उसी पॉइंट पे स्टार्ट होते हैं जिस टाइम पर हम उसको फायरिंग पल्स देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फायरिंग पल्स प्रोवाइड करते हैं एट एंगल 30, सो हमारे पास जो पॉजिटिव साइकिल होगा वो भी 30 डिग्री से स्टार्ट हो जाएगा, उसमें से क्लिप आ जाएगा, और जो नेगेटिव साइकिल होगा उसमें से हमारे पास 30 डिग्री का क्लिप आ जाएगा। सो दोनों, बिकॉज दोनों थायरिस्टर को एट अ टाइम एक ही पल्स मिलती है। सो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, दोनों साइकिल को कंट्रोल करते हैं, AC वोल्टेज की दोनों साइकिल को कंट्रोल करते हैं। इसको हम नॉर्मली मोटर स्पीड कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करते हैं। IGBT इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये हमारे पास एक और जो है सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ये हमारे पास नॉर्मली कम्बिनेशन है ट्रांजिस्टर और मॉसफेट की। इसमें जो है जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिस्टर और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉसफेट ये कंबाइन किए होते हैं, बिकॉज जो थायरिस्टर है, जो ट्रांजिस्टर है वो हम हाई पावर एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो उसकी जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास हाई पावर एप्लीकेशन है, लेकिन नॉर्मली मॉसफेट को हम हाई पावर एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जो मॉसफेट की गेट कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास एफिशिएंट है। सो हम जो IGBT है इसमें से जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होती है वो मॉसफेट की होती है, और जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होती है वो हमारे पास हाई पावर ट्रांजिस्टर की तरह होती है, जिसको हम हाई पावर एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमने फिर रेक्टिफायर स्टार्ट की। रेक्टिफायर हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक को हम कंट्रोल रेक्टिफायर कहते हैं, दूसरे को हम अनकंट्रोल रेक्टिफायर कहते हैं। अनकंट्रोल रेक्टिफायर में हमारे पास डायोड्स लगे होते हैं, कंट्रोल रेक्टिफायर में हमारे पास थायरिस्टर लगे होते हैं। फिर अनकंट्रोल रेक्टिफायर में हमारे पास 2 टाइप्स है, एक को हम हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं, दूसरे को हम फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट में हमारे पास एक डायोड कनेक्टेड होती है इन सीरीज विद रेजिस्टर एंड पावर सप्लाई, और उसमें हमारे पास जो आउटपुट होती है वो जस्ट हमारे पास पॉजिटिव साइकिल्स आते हैं और नेगेटिव साइकिल उसको वो ब्लॉक करती है।
और फिर हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर है। ब्रिज रेक्टिफायर में हमारे पास दोनों साइकिल अलाउ होते हैं, पॉजिटिव साइकिल भी अलाउ होती है और नेगेटिव साइकिल भी अलाउ होती है। तो इसके हमारे पास जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी सी अच्छी होती है कंपेयर कर ले अगर हम उसको हाफ वेव रेक्टिफायर से। फिर हमारे पास कंट्रोल रेक्टिफायर्स थी इन द वीक 6। सो हमारे पास कंट्रोल रेक्टिफायर में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स थे। हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद रेजिस्टिव लोड, तो उसमें हमारे पास आउटपुट एक तरह की आती थी। अगर हमारे पास लोड चेंज हो जाए, इंडक्टिव हो जाए, तो फिर उसमें हमारे पास क्या होता था, नेगेटिव वेव फॉर्म आती थी थोड़ी सी ड्यू टू द इंडक्टर वैल्यू। और अगर इंडक्टर की वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो हमारे पास क्या हो जाता है, यह वेव फॉर्म कंप्लीट साइकिल के लिए भी हो सकता है। बाज़ एप्लीकेशन में हमें नेगेटिव साइकिल की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर हमारे पास लोड इंडक्टिव हो और नेगेटिव साइकिल हमारी रिक्वायरमेंट ना हो तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्री व्हीलिंग डायोड और कम्यूटेटिंग डायोड। नॉर्मली ये डायोड लगती है हमारे पास इन पैरेलल विद द लोड, जिसकी वजह से हमारे पास जो नेगेटिव साइकिल होती है वो जो ड्यू टू इंडक्टिव लोड आती है वो हमारे पास रिमूव हो जाती है। फिर हमारे पास फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद रेजिस्टिव लोड, फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद इंडक्टिव लोड एंड फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद इंडक्टिव लोड एंड फ्री व्हीलिंग डायोड। इसमें हमारे पास इन द रेजिस्टिव लोड दोनों साइकिल पास होते हैं, इन द इंडक्टिव लोड हमारे पास दोनों साइकिल में थोड़ी सी नेगेटिव साइकिल आती है, और अगर हम उसको रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम फ्री व्हीलिंग डायोड लगाते हैं। नॉर्मली इन द ब्रिज रेक्टिफायर फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर में हमारे पास टू टाइप्स होते हैं, एक को हम कहते हैं फुली कंट्रोल रेक्टिफायर और एक को हम कहते हैं हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर। फुली कंट्रोल रेक्टिफायर में हमारे पास जो होती है वो चार थायरिस्टर लगे होते हैं, जबकि इन द हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर या जिसको हम सेमी कन्वर्टर भी कहते हैं उसमें हमारे पास 2 थायरिस्टर लगे होते हैं और 2 डायोड्स लगे होते हैं। और फिर हमारे पास कम्बिनेशन पर डिपेंड करती है कि थायरिस्टर हमारे पास अपर पोर्शन में लगे हैं या लेफ़्ट साइड पर लगे हैं। सो उसकी वजह से फिर वो हमारे पास एसिमेट्रिकल कम्बिनेशन होती है और सिमेट्रिकल कम्बिनेशन होती है। सो इसकी वजह से भी हमारे पास क्या होती है, दोनों साइकिल कंट्रोल होती है, हमारे आउटपुट जो होती है दोनों साइकिल उसमें से कंट्रोल आ जाते हैं। और हमारे पास अगर इंडक्टिव लोड की वजह से कोई नेगेटिव वेव फॉर्म आ रही है तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्री व्हीलिंग डायोड। इसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स की ऑन दीज कन्वर्टर्स और डिटेल के साथ उसको डिस्कस कर लिया। सो ये अप टू डेट एग्जांपल हमारा मिड टर्म का कोर्स है, और पेपर जो होगा वो फ्रॉम द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके अप टू दीज एग्जांपल हमारे पास ये पूरा कोर्स इसमें से जो है पेपर आपका कवर होगा। सो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है और क्या क्या चीज़ें हमने स्टडी आउट की है इन द मिड टर्म कोर्स। सो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में फाइनल टर्म का कोर्स स्टार्ट कर लेंगे, और असाइनमेंट भी आपको मिल जाएगा इस वीक में से, द असाइनमेंट नंबर 3। सो थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।